एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज JJLO। ठीक है, उसमें पूछा जा रहा है हमारा लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। लेकिन अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये एक्ट पूछा जा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हमने इस एक्ट को बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से समझा है। हम बहुत ही ईजी तरीके से अपने इस एक्ट पर कमांड बना रहे हैं। ठीक है, नोट्स को हम इंग्लिश हिंदी दोनों फॉर्मेट में रखते हैं, साथ में MCQ सॉल्व करते हैं। जो भी फर्स्ट टाइम अपनी वीडियो को देख रहे हो, आपको क्या करना है, अपने बेयर एक्ट को अपने साथ रख के बैठना है। ठीक है, द वे आई एम कीपिंग। अब देखिए, आप क्या करेंगे, जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताऊंगी उस सेक्शन के सामने आपको लिखना है। क्यों? ताकि जब आप आगे रिवीजन करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जब बेयर एक्ट में हम चीजों को मार्क करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि ये चीज हमने पढ़ी भी है, तो उसको फटाफट से रिवीजन करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती है। आज हमें करना है सेक्शन 75 से। ठीक है, इससे अगर मैं पहले की बात बताऊं इन शॉर्ट, तो हमने ये पढ़ा था जब कलेक्टर ने अवार्ड पास किया था तो उस कलेक्टर से हम लोग खुश नहीं थे। वो अब बुक अवार्ड्स में, चाहे वो लैंड से रिलेटेड, जो मेजरमेंट से रिलेटेड था, कंपनसेशन से रिलेटेड था, या कोई भी चीज थी जो कलेक्टर ने अवार्ड पास किया था। ठीक है, आप खुश नहीं थे, आपने उसके अवार्ड को नहीं माना और कलेक्टर को बोला आप मेरे इस मामले को अथॉरिटी को रेफर कर दीजिए। कलेक्टर ने आपका मामला अथॉरिटी को रेफर कर दिया। अब अथॉरिटी ने क्या किया, आपका चीजें सुनी, अगर उनको लगा कि हाँ कंपनसेशन ज्यादा देना चाहिए तो ज्यादा दे दिया। और मतलब जो भी अवार्ड फिर अथॉरिटी ने पास किया, फिर आप अगर अथॉरिटी के भी अवार्ड से खुश नहीं थे तो आप हाई कोर्ट चले गए। तो बेसिकली हमने ये बात पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 75। सेक्शन 75 किससे रिलेटेड है? पर्टिकुलर्स ऑफ अपोर्शनमेंट टू बी स्पेसिफाइड। प्रभाजन की विशिष्टियों का विनिर्दिष्ट किया जाना। ये सेक्शन कहता है when there are several person interested in the compensation and they are mutually agree on how the compensation should be divided, then the details of such division shall be recorded in the award. The award will be conclusive evidence of the correctness of that apportionment among those persons. ठीक है, वेरी इजी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट्स सिंपल कह रहा है कि अगर कोई मुआवजा दिया जा रहा है, उसमें बहुत सारे हितधारक है, बहुत सारे इंटरेस्टेड पर्सन हैं, और वे आपस में मुआवजे से, ठीक है, और वो जो आपस में क्या करते हैं, जो मुआवजे का बंटवारा कर लेते हैं, वो सहमत हैं, तो उस जो बंटवारे का विवरण है अवार्ड में दर्ज किया जाएगा। ठीक है, उनके बीच ये अवार्ड, उनके बीच जो है ये अवार्ड उस बंटवारे की सही होने का अंतिम प्रमाण होगा। ठीक है, जो सिंपल सी बात है, कंपनसेशन मिल रहा है, लोगों ने आपस में डिवाइड कर लिया, जैसे जैसे डिवाइड कर दिया उसको अवार्ड में लिख दिया। अब जो अवार्ड में लिख दिया गया है वो कॉन्क्लूसिव एविडेंस है। इस चीज को आप याद रखना। और कॉन्क्लूसिव एविडेंस किस चीज का, कि ये जो अपोर्शनमेंट हुई है ये करेक्ट है। तो क्या है, the award shall be the conclusive evidence of the correctness of the apportionment। ठीक है, ये ऐसे व्यक्तियों के बीच अधीर निर्णय जो है, ये अधीर निर्णय प्रभाजन की शुद्धता का निश्चायक साक्ष्य होगा। ठीक है, प्रभाजन की शुद्धता का निश्चायक साक्ष्य होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट, MCQ करते हैं इसका सॉल्व। When several interested person agree on the apportionment of compensation, apportionment कर रहे हैं मतलब डिवीजन कर रहे हैं, where are the particulars recorded? जब आपने क्या किया, जब कई हितधारकों ने मिलकर मुआवजे का जो बंटवारा किया उसके सहमत हो गए, अब ये सारा विवरण आप कहाँ दर्ज करेंगे? कोर्ट रिकॉर्ड में, रिहैबिलिटेशन स्कीम में, अवार्ड में, रेवेन्यू रजिस्टर में। बताइए, हमें पता है कि अवार्ड में ये सारा दर्ज किया जाता है। फिर आ जाइए नेक्स्ट MCQ पे। अवार्ड किस विषय में अंतिम प्रमाण माना जाएगा? अवार्ड बिकम्स कॉन्क्लूसिव एविडेंस रिगार्डिंग व्हाट? ओनरशिप के रिगार्डिंग ये करेक्ट है, या फिर अपोर्शमेंट जो है करेक्ट हुई है, इसके लिए ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस है, या फिर मार्केट वैल्यू के लिए है, या फिर रिहैबिलिटेशन बेनिफिट के लिए? हमें पता है ये बंटवारे की शुद्धता का क्या है, बंटवारे की शुद्धता का निश्चायक साक्ष्य होगा, कॉन्क्लूसिव एविडेंस होगा। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन 76, डिस्प्यूट रिगार्डिंग अपॉर्शनमेंट। अब ऐसा होता है आफ्टर कंपनसेशन, इट प्रोवाइड्स दैट आफ्टर कंपनसेशन हैज बीन सेटल्ड। अब जैसे मुआवजे की जो है राशि निर्धारित हो गई, अब उसके बाद क्या है, डिस्प्यूट अराइज हो जाता है रिगार्डिंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ कंपनसेशन और रिगार्डिंग द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव इट। कलेक्टर में रेफर द डिस्प्यूट टू द अथॉरिटी। ठीक है, ये सेक्शन कह रहा है कि अगर मुआवजे की राशि निर्धारित हो जाने के बाद उसके बंटवारे में
या उसे प्राप्त करने के अधिकार वाले व्यक्तियों के संबंध में, ठीक है, या उसको बंटवारे में, ठीक है, या फिर जो उसको पर्सन ले रहे हैं उनके बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो कलेक्टर इस विवाद को अथॉरिटी को रेफर कर देगा। ठीक है, तो मामला देखो, क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि जो डिस्प्यूट होते हैं रिगार्डिंग अपॉर्शनमेंट ऑफ कंपनसेशन, वो कौन सुनते हैं? ठीक है, तो कौन सुनते हैं? वो सुनते हैं अथॉरिटी, लेकिन बाय हुम इट्स रेफर्ड, तो ठीक है, कौन रेफर करते हैं इनको? तो फिर इसमें आ जाएगा हमारे कलेक्टर साहब। ठीक है, who may refer a compensation, yes Sira, who may refer a compensation apportionment dispute to the authority, मुआवजे के बंटवारे के बाद मुआवजे के बंटवारे के विवाद को अथॉरिटी के पास कौन भेज सकता है? बताइए। इसका ए ऑप्शन है ग्राम सभा, बी कलेक्टर, सी कमिश्नर आयुक्त, डी है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। तो हमें इसका आंसर पता है, कलेक्टर साहब है। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं इसके एमसीक्यूज के साथ आंसर एक क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद, जब मैंने क्योंकि आप सबको पता है ये जो मैंने इनोवेशन किया है कि एमसीक्यू के साथ मैं आंसर भी लिख देती हूँ। तो जब मैंने स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस चीजें सोची थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं स्टूडेंट को ये पैटर्न समझ आएगा भी नहीं आएगा, लेकिन अब मुझे स्टूडेंट जब पर्सनली कमेंट करते हैं, बताते हैं कि मैम इससे ना हमें रिकॉल करने में ज्यादा आसानी हो रही है, अब हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ रहा, क्योंकि टेस्ट सीरीज जब लगाते हैं तब तो हमें आंसर्स लगाने ही होते हैं ना, लेकिन जब हम सेक्शन पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आंसर्स का भी हम एक साथ देखते हैं, तो हमारे वो माइंड में क्या है, एकदम छप जाता है, इम्प्रिंट हो जाता है। तो ये पैटर्न उनको पसंद आया स्टूडेंट को, फिर इसको मैंने कंटिन्यू किया कि जब पढ़ाएंगे तो फिर साथ में आंसर्स भी लिखेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट एमसीक्यू पर। धारा 76 कब लागू होती है? बताइए, कब अप्लाई होता है 76 सेक्शन? व्हेन डिस्प्यूट अराइजिंग रिगार्डिंग, जब कौन सा डिस्प्यूट होता है तो ये सेक्शन 76 लगता है? मार्केट वैल्यू पर, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट पर, या अपॉर्शनमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव इट, मुआवजे के बंटवारे या उससे प्राप्त करने के अधिकार वाले व्यक्तियों के संदर्भ में। इसका आंसर है सी। ठीक है, ये याद रखना, ये एमसीक्यूज के ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे डायरेक्ट पढ़ोगे तो ना आपको याद रहेगा। ठीक है, आ जाइए सेक्शन 77 पे। देखिए सेक्शन 77 हमारा अब जो स्टार्ट हो रहा है, ये एक्चुअली हमारा चैप्टर 10 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चैप्टर 10 स्टार्ट हो गया है। इसमें हमारा सेक्शन 77 से लेकर 80 तक है। 3 सेक्शंस हैं, लेकिन 3 नहीं है, 4 हो गए ना, 77 से 80 तक, तो लेकिन बड़े हैं काफी ये सेक्शंस। ठीक है, तो इसको हम कवर करते हैं। अब सेक्शन 77 कहता है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। अभी तक हमने पढ़ा कंपनसेशन का अवार्ड पास हो गया, फिर कंपनसेशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आ गया, वो सॉल्व हो गया। अब कंपनसेशन है उसका पेमेंट, ठीक है, प्रतिकर है उसका संदाय या फिर प्राधिकरण में उसका जमा किया जाना, और डिपॉजिट ऑफ द सेम इन अथॉरिटी। अब देखिए सेक्शन कहता है, आफ्टर मेकिंग द अवार्ड अंडर सेक्शन 30 द कलेक्टर शैल tender payment of compensation to the entitled person according to the award and shall pay it by depositing the amount into their bank accounts unless prevented by circumstances mentioned in section 77 का section 2। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है। ये कह रहा है कि जो धारा 30 के अंतर्गत, ठीक है, अवार्ड पारित होने के बाद, अब आपको मैंने क्या बोला था कि सेक्शन 30 के अंदर कौन सा अवार्ड पारित हो रहा था सोलिटियम का। ठीक है, ये सेक्शन कह रहा है, ठीक है, जो धारा 30 के अंतर्गत जो सोलिटियम अवार्ड है वो पारित होने के बाद कलेक्टर क्या करेगा, व्यक्तियों को मुआवजा अब प्रदान करेगा। ठीक है, क्योंकि सारे कंपनसेशन, एडिशनल कंपनसेशन वगैरह सब ऐड हो गए, अवार्ड पास हो गया, अब कलेक्टर क्या है, उनको मुआवजा प्रदान करेगा। ठीक है, राशि उनके बैंक खातों में जमा करेगा। अब मुआवजा जो मिल रहा है तो उस मुआवजे का पैसा कैसे हम दे रहे हैं, तो बैंक खातों में जमा करके, जब तक कि धारा 72 के 2 में वर्णित कोई बाधा ना हो। ठीक है, तो कैसे कंपनसेशन पे हो रहा है कि जब तक 30 के अंतर्गत जब अवार्ड पारित हो गया है, तो हमने क्या पढ़ा था कि मुआवजा उनको कैसे मिल रहा है कि उनके अकाउंट में, ठीक है, राशि उनके बैंक खातों में जमा करेंगे। लेकिन कब जमा करेंगे, जब 77 के 2 में कोई बाधा ना हो। 77 हम क्या पढ़ रहे थे,
77 में हमने पढ़ा था कि 77 का 2 एक बार पढ़ लेते हैं ना, तभी तो पता चलेगा 77 के 2 में था क्या। देखिए 77 का 2 ये कहता है कि entitled person refuses to accept compensation or there is no competent person to transfer the land or there is a dispute regarding title or apportionment, then the collector shall deposit the compensation amount with the authority। ये सेक्शन कहता है यदि जो व्यक्ति हैं, जो भी इंटरेस्टेड जो व्यक्ति हैं, वो क्या कर रहे हैं, मुआवजा लेने से मना कर रहे हैं या फिर भूमि को हस्तांतरित करने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है, कोई कॉम्पिटेंट पर्सन भी नहीं है, ठीक है, लैंड को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, या फिर स्वामित्व अथवा बंटवारे को लेकर कोई विवाद चल रहा है, जैसे हमने पढ़ा था ना अभी, कौन सा सेक्शन पढ़कर आए थे, सेक्शन 76 में, कि जो अगर कंपनसेशन आया है उसके रिगार्डिंग कोई उसके अपोर्शनमेंट को रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट आ गया है, तो फिर जो कलेक्टर है वो डिपॉजिट करेंगे कंपनसेशन का अमाउंट अथॉरिटी के पास। तो वैसे तो हमने कहा जो ये डिपॉजिट कर रहे हैं अमाउंट को बैंक अकाउंट में उन लोगों के, लेकिन उसने बोला है कि ये सेक्शन तब अप्लाई नहीं होगा जब बात ये सेक्शन 77 के 2 वाली हो। 77 के 2 में क्या बात की गई थी कि अगर ये सिचुएशन अराइज हो रही है तो फिर आप अथॉरिटी के पास पैसा जमा करा देंगे। तो सिंपल सी बात है, सब सेक्शन में डिपॉजिट हो रहा है अमाउंट इन बैंक अकाउंट, जबकि सब सेक्शन 2 में जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन इन द अथॉरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसेक्शन 2 के सामने अथॉरिटी लिख दो और सबसेक्शन 1 के सामने क्या लिख दो कि उन जो पर्सन्स हैं, ठीक है, पर्सन एंटाइटल है तो उनके अकाउंट में आपने डिपॉजिट कर दिया है इस अमाउंट को, ठीक है। तो ये दो तरीके की बात है, ऐसे बेसिकली कंपनसेशन कैसे पे कर रहे हो, बैंक अकाउंट में डाल रहे हो, और अगर कोई मुद्दा है 72 वाला तो अथॉरिटी को पैसा दे रहे हो आप, ठीक है। अभी बताइए धारा 77(1) के अनुसार सामान्यतः मुआवजा कैसे दिया जाता है, 70 तो कैसे दिया जा रहा है, उस बैंक खाते में जमा करके, ठीक है। और 77 के 2 ने ये बोला जो व्यक्ति है अगर वो मुआवजा लेने से मना कर दे, मैं हमें मुआवजा नहीं ले रहे, कम है, ठीक है, और या फिर जो इसका बंटवारा ठीक से नहीं हुआ है, फिर ऐसी सिचुएशन में कलेक्टर साहब क्या करेंगे, उस मुआवजे की राशि को अथॉरिटी में जमा कर देंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली मामला हमने क्या देखा था, अथॉरिटी के पास भी तो जा रहा था ना, अगर कंपनसेशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा था, उसके बाद फिर हाईकोर्ट के पास जा रहा था, इसलिए अथॉरिटी में जमा पैसा करा देंगे। विवाद होने पर कलेक्टर मुआवजे की राशि कहाँ जमा करता है, तो प्राधिकरण में। निम्न में से कौन सा कारण जो है मुआवजा अथॉरिटी में जमा करने का आधार है, अगर रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट कंपनसेशन, मुआवजा लेने से मना कर दिया तो अथॉरिटी में उसकी राशि जमा कर दो। कोई स्वामित्व संबंधी विवाद है, डिस्प्यूट है रिगार्डिंग टाइटल, ठीक है, ये 3 चीजें हैं, ठीक है। अगर आपने क्या किया है कि टाइटल से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आ गया है तो फिर आप क्या करेंगे, कलेक्टर साहब अथॉरिटी में आप ये मुआवजा जमा कर दो, या फिर कोई अपोर्शनमेंट बंटवारे से रिलेटेड, ठीक है, 3 चीजें हैं इसमें। इससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो आप ये जो आपका अमाउंट है आप इसको क्या कर सकते हैं, अथॉरिटी के समक्ष आप उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें 4 ग्राउंड है, या तो जो कंसेंट नहीं दे रहे, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरा है कि कोई पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं है जिसको एलिनेट कर सके, मतलब उसको ट्रांसफर कर सके, तीसरा है कि कोई डिस्प्यूट टाइटल से रिलेटेड है, चौथा उसके अपॉर्चमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब इसका प्रोविजो याद रखना, प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन एडमिटेड टू बी इंटरेस्टेड मे रिसीव द कंपनसेशन अंडर प्रोटेस्ट रिगार्डिंग द सफिशिएंसी ऑफ द अमाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट, ये कह रहा है जिस व्यक्ति का हित स्वीकार किया गया है, ठीक है, वह मुआवजे की राशि की पर्याप्तता पर विरोध दर्ज करते हुए राशि प्राप्त कर सकता है। अगर कोई पर्सन ऐसा है, हमने इससे पहले के सेशन में पढ़ा था ना कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपको सही कंपनसेशन नहीं मिला है, आप अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, तो वो ये कह रहा है कि अगर जो पर्सन है उसने जो पर्सन है, जो व्यक्ति है जिसका हित स्वीकार किया गया है, तो वो ठीक है मुआवजे की राशि को क्या है, मुआवजे की राशि की प्राप्तता विरोध दर्ज करते हुए राशि प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप जो अमाउंट है, ठीक है, उसको रिसीव भी कर लो और प्रोटेस्ट भी कर दो, जो भी चल रहा है, ठीक है। तो पर्सन रिसीविंग कंपनसेशन अंडर प्रोटेस्ट कैन चैलेंज, जो विरोध के साथ मुआवजा प्राप्त करने वाला व्यक्ति किस बात को चुनौती दे सकता है कि जो मुआवजे की
जो पर्याप्तता को लेकर कि मुआवजा हमें सफिशिएंट नहीं मिला, ठीक नहीं मिला, कम है, सफिशिएंसी ऑफ कंपनसेशन अमाउंट। सेकंड प्रोविजो ये कहता है अ पर्सन, तो इसमें आप प्रोविजो में क्या अंडरलाइन क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है साथ के साथ, और एडमिट और रिसीव भी कर सकता है सच पेमेंट, ठीक है, साथ साथ दोनों चीजें चल सकती हैं। हु कैन नॉट अप्लाई अंडर सेक्शन 64, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, पर्सन रिसीविंग कंपनसेशन अंडर प्रोटेस्ट, क्या ये अप्लाई नहीं कर सकता, ये भी अप्लाई कर सकता है। पर्सन रिसीविंग कंपनसेशन विदाउट प्रोटेस्ट, क्या ये अप्लाई कर सकता है, या रिक्वायरिंग बॉडी अप्लाई कर सकता है, कलेक्टर। तो देखिए कौन अप्लाई नहीं कर सकता, तो इसका इसमें लिखा है कि पर्सन रिसीविंग कंपनसेशन विदाउट प्रोटेस्ट, क्योंकि अंडर वाली बात तो उसमें लिखी है, तो ये अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो पर्सन रिसीविंग कंपनसेशन विदाउट प्रोटेस्ट, बिना विरोध के अगर आप मुआवजा प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं तो आप धारा 64 के अंतर्गत क्या है, आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 64 वाली बात सेकंड प्रोविजो में लिखी गई है, ठीक है, ये सेकंड प्रोविजो में बात लिखी गई है। आ जाइए थर्ड प्रोविजो में। थर्ड प्रोविजो कहता है रिसीविंग कंपनसेशन अंडर दिस एक्ट डज नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू पे द अमाउंट टू द पर्सन हु इज लीगली एंटाइटल्ड टू। इस अधिनियम के अंतर्गत जो मुआवजा प्राप्त कर रहा है व्यक्ति, वो किसी व्यक्ति की उस राशि को जो वास्तविक कानूनी हकदार जो उस राशि को वास्तविक कानूनी हकदार को देने की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होगी। अगर आपको किसी को लीगली पैसा जो कोई पर्सन लीगली एंटाइटल्ड है वो अमाउंट लेने का, तो जो पर्सन रिसीव कर रहा है कंपनसेशन, वो उसकी जो ये लायबिलिटी है वो अफेक्ट नहीं होगी, लायबल आप रहोगे, ठीक है। तो द थर्ड प्रोविजो प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ, किसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे, जो लॉफुली एंटाइटल्ड पर्सन है, वैधानिक रूप से हकदार व्यक्ति है। फिर है सेक्शन 78, investment of money deposited in respect of lands belonging to person incompetent to alienate, ठीक है। अन्य संक्रामण करने के लिए असक्षम व्यक्ति की भूमियों की बाबत जमा किए गए धन का विनिधान, ये सेक्शन कहता है वेयर कंपनसेशन मनी इज डिपॉजिट इन द अथॉरिटी, ठीक है। अगर कोई मुद्दा है तो आप पर्सन के तो अकाउंट में नहीं डाल रहे हैं पैसा, अथॉरिटी को दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं अगर ये बात है कि आपने अथॉरिटी को पैसा जो है डिपॉजिट कर दिया और ऐसा लग रहा है इट अपीयर्स लैंड बिलोंग टू अ पर्सन हु हैड नो पावर टू ट्रांसफर, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि जो लैंड जो बिलोंग करे उस पर्सन के पास, उसको ये ट्रांसफर करने का राइट ही नहीं है, द अथॉरिटी शैल ईदर इन्वेस्ट द मनी इन द परचेज ऑफ अदर लैंड विथ सिमिलर ओनरशिप कंडीशन और इन्वेस्ट इट इन गवर्नमेंट और अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज until it can be properly applied। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट की बात यहाँ पर की गई है कि यदि धारा 72 के तहत अथॉरिटी में जमा जो मुआवजा है ऐसी भूमि से संबंधित है जो ऐसे व्यक्ति की थी जिसे भूमि हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं था, ठीक है, मतलब जो लैंड एक्वायर की गई है उस पर अब जो पैसा मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए, वो जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए, ठीक है, वो ये जो भूमि है वो ऐसे व्यक्ति से संबंधित है, ऐसे व्यक्ति की थी जिसको भूमि हस्तांतरित करने का अधिकार ही नहीं था। काफी ऐसी जो लैंड होती हैं जिसको आप एलिनेट नहीं कर सकते हो, तो वो जो भूमि थी उस व्यक्ति की, उसको तो वैसे भी राइट नहीं था एलिनेट करने का, तो ऐसे में क्या होगा, अथॉरिटी उस धनराशि को समान स्वामित्व वाली अन्य भूमि खरीदने में लगाएगी, फिर आपको कंपनसेशन नहीं देगी, वो पैसा नहीं देगी, क्या करेगी, उस ही धनराशि से क्या करेगी, जैसा ही आपका उसके ऊपर इंटरेस्ट था लैंड पर, वैसा ही समान स्वामित्व वाली अन्य भूमि खरीदने में लगा देगी या फिर सरकारी स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश कर देगी। सही बात है, जब आपकी लैंड है उसको एक्वायर किया गया, अब आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो वैसे भी इस लैंड को ट्रांसफर करने का अधिकार आपके पास था या नहीं, आपको कंपनसेशन हम नहीं देंगे, वैसे ही लैंड दूसरी जगह आपको दिलवा देंगे या फिर आपकी जो है उसको इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, गवर्नमेंट और जो अदर अप्रूव जो सिक्योरिटीज होते हैं उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है सेक्शन 78 में। तो सेक्शन 78 कब अप्लाई हो रहा है, सेक्शन जो 78 अप्लाई होता है केवल सरकार, जब लैंड बिलोंग करती है केवल सरकार पर या फिर पूर्ण स्वामित्व वाले व्यक्ति पर, या ऐसा व्यक्ति जिसे भूमि हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो सेक्शन 78 तब अप्लाई होता है जब लैंड ऐसे पर्सन की होती है जिसके पास लैंड को एलिनेट करने की कोई पावर नहीं थी, ठीक है, तभी तो लैंड को एलिनेट करने की पावर नहीं थी, तभी तो अथॉरिटी में पैसा जमा करा दे कि इसी पैसे से इसको दूसरे स्वामित्व वाली जमीन जो है खरीद के दे दो। हु वे अथॉरिटी,
व्हाट मे द अथॉरिटी डू विद सच डिपॉजिटेड मनी, और अथॉरिटी ऐसी जमा धनराशि का क्या कर सकती है, तो वो भूमि या फिर स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश करेगी, इन्वेस्ट करेगी लैंड में, ठीक है, जो सेम नेचर की है, या फिर सिक्योरिटी है जो उसमें इन्वेस्ट कर देगी, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जो होती है। अब देखिए इसका क्लॉज ए ये कहता है, अथॉरिटी में ऑर्डर द मनी टू बी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग अदर लैंड हैविंग द सेम टाइटल एंड ओनरशिप कंडीशन एज द ओरिजिनल लैंड। या फिर क्या होगा, क्लॉज ये कह रहा है कि जो अब देखो जो मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी ना, अब वो सारी क्लॉज में आ रही है कि जैसे कि क्या, कि अथॉरिटी क्या करेगी, या तो जो अदर लैंड को जो जिसका सेम टाइटल और ये ओनरशिप कंडीशन सेम रहे, ओरिजिनल लैंड से मिलती जुलती हो, उसको क्या करेगी, परचेज कर लेगी। तो ठीक है, सेम अदर, आप इसमें क्या करेंगे, परचेज करेगी अदर लैंड को, ठीक है, ठीक है। तो इसके अनुसार ए में क्या है, आप अदर समान प्रकार की क्या है, अन्य भूमि खरीदने में लगा सकते हैं अथॉरिटी पैसा, ठीक है। दूसरा, इफ सच लैंड कैन नॉट बी परचेज इमीडिएटली, अगर ऐसी जो भूमि को तुरंत खरीदना संभव नहीं है, तो मनी को आप इन्वेस्ट कर देंगे गवर्नमेंट की या फिर कोई जो अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है उसमें आप निवेश कर देंगे, तो इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर ये काम तुरंत नहीं हो सकता तो अप्रूव्ड सिक्योरिटी में आप इसको क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। इफ लैंड कैन नॉट बी परचेज इमीडिएटली, तो फिर क्या होगा, धनराशि को आप सरकार या स्वीकृत प्रतिभूति में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसेक्शन 2 कहता है, provides that in such cases authority shall direct the collector to pay the cost of investment, payment of interest and proceeding relating to such investment except litigation between rival claimants, very important thing, ठीक है। ये सबसेक्शन कह रहा है, इसके अनुसार ऐसे मामलों में, ठीक है, अगर ये वाला केस है जहां पर दूसरी लैंड परचेज कर रहे हो, उसका जो ओनर है उसको राइट नहीं था लैंड को ट्रांसफर करने का, अगर ऐसा केस है तो उसमें जो ऐसे मामलों में जो निवेश है, ब्याज का भुगतान है, उससे संबंधित जो कार्यवाहियों का खर्च है, कलेक्टर द्वारा वहन किया जाएगा, ठीक है, सिवाय प्रतिद्वंदी दावेदारों के बीच मुकदमेबाजी के, ठीक है। जो लिटिगेशन का पैसा लग रहा है, ठीक है, जो राइवल क्लेमेंट्स है उसके पैसे तो कलेक्टर साहब नहीं भरेंगे, लेकिन ये जो सारा पैसा है, वो सारी जो पैसा लग रहा है इसकी जो कॉस्ट है, ठीक है, तो अथॉरिटी डायरेक्ट करेगी कलेक्टर को, पे द कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अथॉरिटी क्या कर रही है, वो अथॉरिटी यहाँ पर कह रही है कलेक्टर साहब को पेड की कॉस्ट पे कीजिए, ठीक है। तो लिख लीजिए, अथॉरिटी डायरेक्ट टू कलेक्टर टू पे कॉस्ट, और कौन सी कॉस्ट, इस सब चीजों के लिए, इन्वेस्टमेंट वगैरह में जो भी पैसा लग रहा है, ठीक है। Who bears the cost of investment and related proceeding under section 78 का 2, तो कलेक्टर साहब। आ जाइए सेक्शन 79 में। सेक्शन 79 कहता है, where money is deposited in the authority for reasons other than those mentioned in section 78, the authority may, on the application of an interested person, invest such money in government or approved security and arrange payment in a manner that gives the interested person benefits similar to those they would have received from the land। अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि ये यदि धनराशि धारा 78 के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से अथॉरिटी में जमा की गई है, 78 वाली बात नहीं है, ठीक है, 78 वाली बात नहीं है, इसका मतलब कि उसके पास ट्रांसफर करने का राइट नहीं था, जो जिसकी लैंड थी उसको इस लैंड को ट्रांसफर करने का राइट नहीं था, तभी तो वो पैसा हमने क्या कहते हैं अथॉरिटी में जमा किया था, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम दूसरी लैंड परचेज कर रहे थे। सेक्शन 79 कह रहा है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये वाला 78 वाला व्यक्ति नहीं है, ठीक है, और किसी और वजह से उसका जो है ये जो कंपनसेशन है किसी और वजह से अथॉरिटी में मतलब ये पे किया गया था, तो अथॉरिटी क्या करेगी, जो वो इच्छुक व्यक्ति है उसके आवेदन पर क्या करेगी, उस धनराशि को फिर वही करेगी काम, सरकारी या स्वीकृति प्रतिभूति में निवेश कर सकती है, और अब उससे जो उसको लाभ मिलेगा वो उसी पर्सन को दे देगी जिससे संबंधित व्यक्तियों को भूमि के समान लाभ प्राप्त हो सके। लैंड, ठीक है, तो क्या हुआ, आपकी लैंड चली गई, कंपनसेशन मिला, पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, अब पैसा वापस आपको आ भी रहा है, ठीक है, लेकिन 79 कह रहा है वो 78 वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो 79 किस धनराशि पर लागू होता है, तो फॉर कॉजेज अदर देन सेक्शन 78, ठीक है, जो धारा 78 के अतिरिक्त कारणों में, ठीक है। कौन अप्लाई करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसी धनराशि के निवेश हेतु कौन अप्लाई करता है, कौन अप्लाई कर सकता है, कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी अप्लाई कर सकती है। सेक्शन नंबर 80, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सेक्शन क्या कहता है, if compensation is not paid or deposited before taking possession of the land, the collector shall pay the interest at the rate of 9% annum
फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग पोजेशन अंटिल द कंपनसेशन इज पेड और डिपॉजिट। ये कह रहा है कि यदि भूमि का कब्जा लेने से पहले मुआवजा नहीं दिया गया, ये जमा नहीं किया, तो कलेक्टर कब्जा लेने की तारीख से, ठीक है, भुगतान या जमा होने तक 9% वार्षिक ब्याज देगा। ये 9% की बात हमने कहां पढ़ी थी और 72 में, कैसे याद आया, 7+2 को हमने 9% किया था, ठीक है। 72 में भी हमने ये 9% एनम जो है इंटरेस्ट की बात की थी, जहां पे कलेक्टर को डायरेक्ट किया जा रहा है टू पे इंटरेस्ट ऑन एक्सेस कंपनसेशन पे, ठीक है, कि जो उनको लग रहा था कि कंपनसेशन ठीक नहीं है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कंपनसेशन जो है, मुआवजा जो है वो कब्जा लेने से अगर पहले जमा नहीं कर रहे हो, तो फिर जिस दिन से कब्जा लिया है उस कब्जा लेने की तारीख से, ठीक है, जब तक आपने जब तक कंपनसेशन दिया है तब तक आपको 9% वार्षिक ब्याज देना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी याद रखना है। और अगर थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन माइंड में आ रही होगी ना, तो ये मत सोचना एक बार पढ़ लोगे तो सारा, देखो क्लियर आपको तब होगा जब आपको 2-3 बार तो ये डायरेक्ट से पढ़ना पड़ेगा ना। ये वीडियोस लेक्चर को दोबारा आप क्या करना, दोबारा से सुनना, ठीक है, कम से कम 2-3 बार सुनना, तभी, क्योंकि लिंक करते हुए चलना। जैसे मैंने आपको भी लिंक करा दिया कि 9% की बात तो वहां पर भी हुई थी 72 सेक्शन में, लेकिन वहां पे किस बारे में बात हो रही थी, 9% आप जो दे रहे थे इंटरेस्ट, वो किस लिए दे रहे थे, कि आप जब क्या कर रहे हैं, कलेक्टर वो जो कंपनसेशन है, अब एक्सेस कंपनसेशन जो है दिया जा रहा है अब, क्योंकि जो कलेक्टर ने अवार्ड में दिया था उससे आप सहमत नहीं थे, तो फिर आप अवार्ड, आप बोल रहे थे कि कंपनसेशन कम है, तो फिर कंपनसेशन ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, अथॉरिटी ने ज्यादा दे दिया है अब कंपनसेशन, अथॉरिटी कह रही है इनको ज्यादा कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो अब वहां पर कलेक्टर को डायरेक्ट किया जा रहा है, तो वो 9% की बात की गई थी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कंपनसेशन पे नहीं कर रहे हो अपोजिशन से लेने से पहले, तो फिर उस पर कितना मुआवजा है, तो 9% है, ठीक है। और कब किस तारीख से देना होगा, जिस दिन से आपने कब्जा लिया है, ठीक है, कब्जा लेने की तारीख से। इसका प्रोविजो याद रखना, ये कहता है, प्रोविजो स्टेट दैट कंपनसेशन और एनी पार्ट ऑफ इट रिमेन्स अनपेड और अनडिपॉजिट फॉर मोर देन ईयर। फिर वही बात जैसे वहां पे थी, 1 साल से ज्यादा हो गया, कंपनसेशन नहीं पे किया तो 15% पर एनम देना पड़ेगा, और ऐसे वहां पर भी यही बात लिखी हुई थी। सेक्शन 72 में भी वो बात बोली थी ना कि अगर 1 साल से ज्यादा अगर आपने पे नहीं किया तो फिर 15% वाली बात। तो इस तरीके से लिंक करके पढ़ते जाओ, ठीक है। तो 1 वर्ष तक भुगतान होने पर, ना होने पर कितना ब्याज देना होगा, फिर 15% पर एनम। इनहेंस इंटरेस्ट ऑफ 15% बिकम पेबल कब से है, वो आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो हमने सेक्शन 80 तक कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हमारा बहुत ही कम और बहुत ही इजी पोर्शन रह गया है, जो कि हमारा सेक्शन 81 से स्टार्ट है, चैप्टर 11, जो कि टेम्पररी ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड की बात कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमने अपना ऑलमोस्ट इस एक्ट को कवर कर लिया है। अगर आपको इजीली समझ आ रहा है कि अच्छे से कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज या नोट्स परचेज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।